हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक नंदरियाल और आज हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा की फॉर्म सभी आ रखे हैं और उसकी प्रतियोगी परीक्षा कुछ ही समय में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा, तो उसके लिए ये वीडियो हम लाए हैं आपके लिए। इसमें हम पूरी बुक जो घटना चक्र की बीपीएससी 2022 है पूरा उसको डिस्कस करेंगे, जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा के रिवीजन में काफी आपको सहायता देंगे, बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। इसका एक पार्ट प्राचीन भारत का इतिहास के सारे प्रश्नों को, उसमें लगभग 126 प्रश्न मैंने डिस्कस किए थे, हम पहले ही डाल चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें वो देखते हैं कि पहला देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने ही देखिए भारत में जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना सन 1206 में की। और ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी, जिन्होंने तराई के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उनका एक गुलाम था, तो इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। इसके जो प्रथम तीन थे, गुलाम वंश के प्रथम तीन जो शासक रहे हैं वो तीनों ही गुलाम रहे हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, इल्तुतमिश गुलाम था और आपका जो बलबन थे वो भी गुलाम था, तो इसलिए इसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो देखते हैं, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से 1210 तक राज किया। वह ऐबक के नामक तुर्क जनजाति का था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फर्रुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं को में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले में कुरान पढ़ता था, इसीलिए वह कुरान खुआ यानी कुरान का पाठ करने वाला नाम से प्रसिद्ध हो गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसको प्लीज आप याद कर लीजिए। इस पर स्टार लगा देता हूँ मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुरान ख्वां, देखिए लाख बख्श सबको पता है कि इसको लाख बख्श बोला जाता था, लेकिन कुरान ख्वां ज्यादा लोग नहीं जानते। कुरान ख्वां क्योंकि ये बहुत अच्छे स्वर में कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां के नाम से भी जानते हैं। आगे, बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और उसे अपने अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। और यहीं से उसके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, जो मैंने बता दिया। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, ये बात भी हमें याद रखनी है। एक बार ये पूछ लिया था कि गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थापित की, तो वो की थी इल्तुतमिश ने। ये लाहौर से ही शासन करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता उसने अपने हाथों में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में करवाया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1228 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, लाहौर। अगर आपसे इल्तुतमिश ये पूछे तो क्या होगा? दिल्ली। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिल्ली इल्तुतमिश की। अजमेर लखनऊ की ये कोई मतलब नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है जो कि माना जाता है इन्होंने मंदिरों को तोड़कर बनाई थी। ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान देता था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था, या लाखों को देने वाला नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है, देखिए इतिहासकार है बहुत फेमस, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे कि ये तो ऐबक है, इतना दानी है। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी उसकी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर किसके कोर्ट में थे, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में थे। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुव्वतुल इस्लाम के अंदर ही क्या है आपका कुतुब मीनार स्थित है। और किसके नाम पर ये रखी गई है? एक बहुत मुख्य सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और एक बार क्या हुआ था, इसके ऊपर बिजली गिर गई थी तो ऊपर की 2 मंजिलें इसकी खराब हो गई थी। उसको फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने सही कराया। तो टोटल 3 जो राजा है वो इससे संबंधित है। कुतुब मीनार को किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए।
भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अक्ता या इक्तादारी सिस्टम, आपने सुना होगा इक्ता व्यवस्था, इक्ता भी बोलते हैं इसको, इक्ता व्यवस्था, वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुरू की थी भारत में, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ये रहा। देखिए, लेकिन मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अक्ता दान किया था, तो इसमें देखिए आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता दान किया था। और अगर पूरी सिस्टम की शुरुआत की है भारत में इक्तादारी की, तो वो आपसे पूछेगा इल्तुतमिश। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद सम, इसका देखिए असली नाम क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, ये भी आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः खुराम और सवाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। और अगर भारत में आपसे पूछे कि सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था को किसने प्रचलित बनाया है, तो उसका आंसर आप हमेशा इल्तुतमिश लगाइएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविहार को तहस नहस कर दिया था। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 तक मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी ओदांतापुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202-3 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था, ये सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन। और एक बार लक्ष्मण सेन का क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो आपने सुना होगा गीत गोविंद, एक किताब सुनी होगी जयदेव, वो जयदेव इन्हीं के कोर्ट में उपस्थित थे, याद रखिएगा। एक बार ये पूछ लिया था कि जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, वो किसके कोर्ट में थे, वो इन्हीं सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में थे। और इन्होंने लक्ष्मण संवत की स्थापना भी की है, ये भी याद रखिएगा, लक्ष्मण संवत की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार ईरानी यानी मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबाकत नासिरी में बिहार पर उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया। तो अगर आपसे पूछे कि किस किताब में हमें वर्णन मिलता है, तो मिनहाज सिराज की तबाकत नासिरी। और देखिए एक बात याद रखिएगा, मेडिवल इंडिया में बहुत ज्यादा मैचिंग में क्वेश्चन किताब से पूछता है, तो किताब आप बुक्स वगैरह प्लीज याद करिएगा थोड़ा सा, जो भी जैसे बुक्स है, हसन निजामी की ताजुल मासिर है, ठीक है, आपकी मिनहाज सिराज की तबाकत नासिरी है, इस तरह की बुक्स आप प्लीज जरूर याद कीजिए। और अमीर खुसरो की 5 किताबें हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हमें कहां से प्राप्त होता है, मैंने आपको बता दी कि मिनहाज सिराज की तबाकत नासिरी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश के एक शासक थे। और ह्यूएन ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। इल्तुतमिश ने भारत में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन भी देखिए यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, ये काफी रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर है, मलिक जानी, ऑप्शन डी, मलिक जानी को उसने भारत में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट कि ये तो भगवान के बिहाफ पर आपके ऊपर रूल कर रहा है के समान प्रतिपादित किया था। तो देखिए बलबन, जब भी थ्योरी ऑफ किंगशिप आपसे पूछे तो बलबन ही लगाइएगा, बलबन ने इसका प्रतिपादन भारत में किया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बलबन बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, मैंने आपसे क्या कहा, नियाबत खुदाई, ये भी पूछा जा चुका है। नियाबत खुदाई किसने टाइटल लिया था, तो ये बलबन ने टाइटल लिया था। और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, यानी राजा का, राजा जिसे जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है माना जाता था, उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये भी आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट पूछता है किसके संदर्भ में है, तो ये बलबन के संदर्भ में। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहा यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई, तो ये भी बलबन ने ही अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम,
सुल्तान का पद ईश्वर के समान प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, तभी आप राजा प्रजा के ऊपर या प्रजा को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियाबत, ये नियाबत होगा, नियामत नहीं, नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भगवान के रूप में कार्य कर रहा है। जब उसे राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन किसके लिए है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए है, क्योंकि एक बात मानी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जो मुस्लिम उलेमा थे उसका बिल्कुल कंट्रोल इतना नहीं था। वो बहुत अपने काम को स्वयं करता था, इंडिपेंडेंट रूल करता था। तो एक तरह से वो नियमों से, कहते हैं शरीयत के नियमों से, जो कि उलेमा लोग जिसको बनाते थे या उनके जो इंटरप्रेटर थे, उससे बिल्कुल ही स्वतंत्र था। तो जियाउद्दीन बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। मैंने आपसे क्या कहा, ये बहुत कंट्रोल करता था रिलीजन को खुद कंट्रोल करने नहीं देता था, वरना इससे पहले क्या होता था, जो धर्म था उसका राजाओं के ऊपर काफी इम्पैक्ट था, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल रूलर रहा है अपने टाइम का। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह कहता है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा करता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संदर्भ में कोई याचिका नहीं की। जैसे अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो उसने भी जो उस समय खलीफा था उससे अल मुंतजिर बिल्ला उस समय खलीफा था, उससे उसने उसके रूप में भारत में रूल करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसने कोई भी अनुमति नहीं मांगी। इस तरीके से उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुलमामिन को बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त था, जो मैंने आपको बताया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई, तो देखिए जो जफर खान थे इनकी लड़ते हुए मौत हुई थी मंगोलों से। देखिए मंगोल आक्रमण लगभग इल्तुतमिश के टाइम से ही उत्तर पश्चिम भारत में लगातार रहे। ये बलबन के टाइम में भी रहे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी रहे, और इवन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी लगातार आक्रमण होते रहे। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। ये काफी इंपॉर्टेंट, देखिए कितना अच्छा वो सेनापति रहा था कि उसी रात वो 30 कोस पीछे हट गए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो काव्य पुस्तक है क्या है, पद्मावत। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की पत्नी रानी रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, राजा रामचंद्र देव। ऑप्शन अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालिसा भूमि जो ग्राउंड लैंड होते थे, राजा की भूमि होती थी खालिसा भूमि, तो ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर विकसित हुई। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिसे वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिराज, पेंशन अथवा वक्त, धर्मार्थ, प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया।
दरवाजे का निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक। और अगर आपसे पूछे किसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, मतलब पहला कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने नहरों की उपयोगिता को समझा, तो उसमें आएगा गयासुद्दीन तुगलक। ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किस दिल्ली के सुल्तान ने नहरों के काम पर ध्यान दिया, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। इसके ऊपर देखिए कि एक टैक्स भी लेता था, इसे बोलते हैं हक ए शर्फ। ये आप याद रखिए, हक ए शर्फ। ये जो लिया था, ये सिंचाई के ऊपर लिया जाने वाला कर था, याद रखिएगा। ये भी आ जाता है क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासन भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्फ, मैंने आपसे कहा, हक ए शर्फ नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ा। तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शिफा क्या था? तो दारुल शिफा एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन बी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल शिफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसमें भी देखिए एक बेरोजगारों की सहायतार्थ इसने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य को गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और इसने इसके लिए एक दीवान बंदगानी विभाग की स्थापना भी की थी। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था और कभी-कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने किए। कहा जाता है 1200 बाग इसने बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। आपका फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय। ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, याद रखिए विजयनगर। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय 1422 से 1446 इनका कार्यकाल था के शासनकाल में विजयनगर आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सलातिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह मजमुल बहरीन में देवराय दो के शासनकाल का वर्णन किया। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासक था? राज स्थापित हुआ वंश के शासन के बाद। तो देखिए तैमूर के बाद आया है यहाँ पर उसका राजा था खिज्र खान। तो सैयद वंश की स्थापना हुई इसमें। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। 24 का बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। यही देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक शासन को भारत में कमजोर कर दिया गया। और लास्ट रूलर कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। ये आप याद रखिए, नासिरुद्दीन। जरा देखिए, नासिरुद्दीन महमूद सबसे लास्ट रूलर था जिसके टाइम में तैमूर ने भारत में आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने परास्त कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश यानी सैयद वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की है 1504 में। 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम नायक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था।
उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में ज्ञान विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। उसने गुलरुखी जो उपनाम है इससे इनने कविताएं भी लिखी, याद रखिए गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके सामने हरिहर और बुक्का थे। सन 1336 में इन्होंने, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया। इसकी राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तो मैंने आपको बताया हम्पी कैपिटल याद रखिएगा। ठीक है, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी हम बोलते हैं। हम्पी के अवशेष अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, याद रखिएगा। विजयनगर को उसके पहले शासक की, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहामानियों से गोवा को छीना। तो देखिए हरिहर द्वितीय जो था इसने बहामानियों से गोवा को छीन लिया था। ये आप याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी आता रहता है। ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसे कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमानी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमानी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। जो प्रश्न में पूछा गया है, गोवा किसने छीना? हरिहर द्वितीय ने। वह शिव या विरूपाक्ष का उपासक था। आपने विरूपाक्ष मंदिर भी सुना होगा जो कि साउथ में स्थित है, उसको आप जरूर एक बार देखिएगा। अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाही नहीं, कुली कुतुब शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविडु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें मुख्य विशेषता थी हमारी लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट, यह है इंपॉर्टेंट टर्म, देखिए ऐसे टर्म बहुत आते हैं क्वेश्चन में। शिष्ट क्या था? शिष्ट भूमि कर नामक राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। तो क्या था? भूमि कर था शिष्ट। केंद्र राजस्व विभाग को 58 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम बात कर चुके हैं हम्पी। अब यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी इस समय है। हम्पी के खंडहर या मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है, शिव जी को समर्पित है। एक बार पूछ लिया था। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। दीवाने अर्ध विभाग किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से, या रक्षा विभाग होगा, रक्षा विभाग। दीवाने आरिज अथवा आरिज ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ममालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी एक बड़ी आर्मी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसके टाइम में उत्तर पश्चिम में मंगोलों का आक्रमण लगातार जारी था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए रायगढ़ में। यहीं पर इनका 1674 में राज्यारोहण भी हुआ था और उन्होंने यहाँ पर छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए राज्याभिषेक कराया था। एक बार पूछ लिया था, गंगा भट्ट जो आए थे कहाँ के थे? तो बनारस के थे, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये अलाउद्दीन हसन गंगू, या इसने बाद में टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन गंगू वैसे बोलते थे, फिर बाद में इसने अपने आप को बोला अलाउद्दीन बहमन शाह। तो बहमनी किंगडम इसके नाम पर ही रखा गया है। दक्कन के अमीरान सादहा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347-58 नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो मैंने आपको बताया, की उपाधि धारण करके
1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्ग को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम एहसानाबाद, अपने नाम के वही नाम पर एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बिदार। प्रत्येक प्रांत में एक शासक के अधीन था। गुलबर्ग प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान कर नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। आगे सरंजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये सरंजम से यानी मराठा के भू राजस्व प्रथा से सरंजमी प्रथा संबंधित थी। मराठा के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। अष्टप्रधान तो आप इसके जरूर याद कीजिएगा, वो भी काफी आते हैं अष्टप्रधान। मराठा काल में सरंजमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजमी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाले को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उश या मुक्तई? तो देखिए जो इसमें केवल खराज, उश और मुक्तई है, खुम्स नहीं है। खुम्स नहीं होता था। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर, ऑप्शन डी देखिए, मैंने आपसे कहा यही है। खराज, उश्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। तो खुम्स क्या होता था? लूट का धन जो होता था उसको बोलते थे। और इसमें देखिए इस खुम्स में से जो हिस्सा केंद्रीय जो कोषागार है उसमें वापस भेजा जाता था उसको बोलते थे हम फवाजिल, या जो राजा को भेजा जाता था उसको बोलते थे हम फवाजिल। ये आप याद रखिएगा। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। जो मैंने आपको बताया इसको बोलते थे हम फवाजिल। तो आप याद रखिएगा फवाजिल, इसको फवाजिल बोला जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो देखिए अगर आप सतीश चंद्र जी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी लगभग 50% से 52% तक का टैक्स लेता था किसानों से, कि इतना आप उसमें जमा कराइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50%, मैंने आपसे कहा 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था, यानी 33% लेते थे, लेकिन इसने 50 से 52% तक लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन यहाँ अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन सी को सही माना है। तो उसी के साथ हम जाएंगे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो देखिए हमें पता है चिश्ती में 12 सिलसिले हैं, लेकिन अकबरनामा में 14 सिलसिलों की बात की गई है। तो देखते हैं 37वां। तो देखिए जो सुहरावर्दी सिलसिला है उससे संबंधित थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत के सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। एक था इस्लाम शाह, जो शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैनिक टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैनिक विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, ये कोई नहीं माना। जबावित का संबंध किससे था? जबावित यानी जो आपके स्टेट लॉज होते थे, राज्य कानून होते थे, उनको जबावित बोला जाता था। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल। तो देखिए टका तो हमारा सिल्वर का सिक्का था, जीतल कॉपर का था। तो देखते हैं चांदी, 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 तांबा। तो ये चांदी, चांदी, तांबा, ऑप्शन ए सही है। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। आगे सल्तनत काल में टका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। यह दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए।
शशगनी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ होता है? तो ये देखिए 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग होता है शुरू। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो चीन में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन फैक्चुअल है। चीन में आविष्कार हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक क्या है? पंचरक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, शीर्षक क्या है? पंचरक्षा का शीर्षक है। भारत में कागज का यह सबसे प्राचीन प्रमाण है। आगे, तबाकत नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हाजुस सिराज, हमने ऊपर बात कर ली है। इसमें इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के जो उसने वहां पर किया है, लड़ाई की थी, उसका भी जिक्र है बिहार में। तबाकत नासिरी मिन्हाजुस सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बटा है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है, मिन्हाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। आगे, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता की, उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे भक्त समझते थे। देखिए, संस्कृत में नहीं लिखा। जिस क्षेत्र में जो भाषा चल रही थी, अगर आप नामदेव की सुने तो वो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में करते थे, ठीक है। वो कुछ कुछ बंगाल में थे, वो बंगाली भाषा में करते थे, ठीक है। श्रीमद शंकरदेव असम में थे तो वो असमी भाषा में करते थे। इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी भाषा में लोगों को अपने जो कीर्तन थे संदेश दिए। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले। उनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किसने कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से न मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, वह अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ने ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वार से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया और वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध। 12 की रचना किसने की है? तो ये देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 की रचना की है। 12 की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तुलगुमा नामक इसने एक रणनीति अपनाई थी, तो वो भारत में पहली बार आई थी, जिसके कारण इसने भारत में लोधियों को हरा दिया। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की संख्या लोदी सेना की संख्या की तुलना में कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका विवरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है, वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। सुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? चुगताई तुर्क में लिखी गई है, याद रखिएगा। बाबर ने खुद लिखी है चुगताई तुर्क में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। यह फारसी भाषा को प्राप्त है। फारसी भाषा उनकी दरबार की राजभाषा थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? सबसे पहले तो 1532 में आक्रमण किया था हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण 1532 में किया, तो प्रश्न में पूछा गया है। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में 1564 में करवाया था।
हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के चारों तरफ या परिता एक बाग की संरचना हुई है। तो चार बाग स्टाइल है मुगलों का, काफी फेमस, उसी के अंदर बना हुआ है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उसकी बहन गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो कि फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो देखिए, जो देवरा का युद्ध, ठीक है, चौसा, कन्नौज और बैटल ऑफ सरहिंद, ये चार इसके सही ऑर्डर है ऑप्शन। चौसा और कन्नौज तो इसने किसके खिलाफ लड़े थे? शेरशाह सूरी। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित देरहा या दौराहा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 17 मई को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और वो विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध के विजय ने हुमायूं को एक बार फिर पुनः उसका खोया राज्य वापस लौटा दिया, दिला दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो देखिए, शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला कहा अपने आपको, फिर बाद में सुल्तान। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा युद्ध में भी हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपना नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। चलिए, शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। कलिंजर युद्ध यानी 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, कलिंजर के युद्ध में, याद रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये थे हकीम खान, ऑप्शन सी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया। राजपूत नेताओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। 55वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो देखिए, जो इसमें अकबर है, इसने तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों की कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप या बेस बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने के प्रयत्न भी किए। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चार बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में कब मिलाया? देखिए, बिहार स्पेशल मैंने आपसे कहा था, ये बिहार के रेफरेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो जो 56वां है इसका ऑप्शन 1576 है। बंगाल और बिहार को उसने 1576 में मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आप याद रखिएगा, बिहार को 1576 में मिलाया गया। भारत में
किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो 1600 में हुई है और 1605 तक 1556 से भारत में कौन था? अकबर था। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में सभा का गठन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने या ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों में पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए जॉन कंपनी इंपॉर्टेंट है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। 1556 से 1605 मैंने बता दिया। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। 58वां आईन अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। टोटल अकबरनामा के 3 भाग हैं। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था और आधिकारिक वृत्तांत है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां का असली नाम क्या था? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नूरजहां का असली नाम क्या है। और एतमाउद्दौला के मकबरे में देखिए पेट्रा ड्यूरा जो टेक्निक है, जो कि ताजमहल में बहुत बड़े स्तर पर यूज हुई है, पेट्रा ड्यूरा, जिसमें रंगीन पत्थरों को संगमरमर में काटकर अंदर उसमें इनले किया जाता है, उसका काम उनमें फिट किया जाता है। वो सबसे पहले हमें यही देखने के लिए मिलता है इसी मकबरे में। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। मिर्जा गयास बेग नाम था इनका। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना हुआ ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पेट्रा ड्यूरा, जो मैंने आपको बताया, संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया। इससे पहले ये ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर का, जैसे आप शाहजहां का लाल किला देखेंगे, उस तरह के लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज्यादा यूज किया करते थे, लेकिन इसके बाद मार्बल का यूज बहुत ज्यादा किया जाने लगा। पर्चिनकारी या पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमने ऊपर बात करी थी। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन है। इतमाउद्दौला के मकबरे में सबसे पहले मिलता है ये, और ताजमहल में इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया है। पच्चीकारी या पर्चिनकारी, पेट्रा ड्यूरा बोलते हैं इंग्लिश में, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। धातव्य है कि भारत में पेट्रा ड्यूरा नामक नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। लंग बटाई, खेत बटाई, ये सब चीजें चलती थी, आप याद रखिए। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो या तात्पर्य था लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई। पहला नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूट सिस्टम, नकदी अथवा जब्ती, तथा गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी। खेत बटाई मैंने आपको बताया, देखिए खेत बटाई, लंग बटाई और आपकी रास बटाई। तो शेरशाह सूरी ने भू राजस्व सुधार में काफी काम किया है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने सबसे पहले बनवाए हैं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगारखाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया गया था। तो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, यानी अकबर उसने माना है कि अकबर ने उसकी स्थापना कराई थी, और एनसीईआरटी मानती है ये। तो उसका कोई भी आंसर देखिए, आयोग ने तो बी माना है तो हमें बी ही मानना चाहिए। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? देखिए इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम क्या थी? दास्तान अमीर हमजा। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, और पहले मीर सैयद अली, बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच इंटू 22 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े पोर्टफोलियो के एक तरफ चिपकाए गए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे अकबर के दरबार में सबसे पहले यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण, और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। इसे फॉरशॉर्टनिंग टेक्निक बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक ये इन्होंने से सीखी थी। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में आरंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्किन काफी इंपॉर्टेंट है। और एक मंसूर भी इनके में थे, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, मंसूर। और एक आपका मंसूर के अलावा अकारेजा, अकारेजा भी इनके उसमें थे। इसके अलावा अबुल हसन, अबुल हसन भी इनके में थे। ये 3-4 काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो देखिए अकबर के शासनकाल में दसवंत और बसावन थे। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद मिस्किन, फारूक, ठीक है, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश दास थे, महेश्वरी, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो देखिए जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है इसका स्वर्ण युग। बिल्कुल, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहां जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्य का चित्रण बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का निर्वास था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो देखिए ये अकबर की उपज थी। जब्ती सिस्टम, जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली जिसको बोला जाता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह किसका कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो देखिए जो विलियम फिंच है, ये ऐसा मानते हैं कि 40,000 लोगों ने, सॉरी 20,000 लोगों ने 40 साल तक लगातार काम किया। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, इलाहाबाद में पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। विलियम फिंच इसका आंसर है। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? जैनुल आबदीन को। सुल्तान जैनुल आबदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया तथा श्रीभट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण दी। तो यानी श्रीभट्ट आपसे पूछिए और मंसूर बिन अहमद वैद्य किसके संरक्षण में थे? जैनुल आबदीन के संरक्षण में। दू अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर के टाइम की प्रथा है ये, दू अस्पा और सी अस्पा। दू अस्पा और सी अस्पा प्रथा हाँ ये ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। तो मनसबदारी से संबंधित ये दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सी अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो देखिए कांधार जो था इनके बीच झगड़े या जड़ थी। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। तो ये प्रतिष्ठा की बात थी। तो कांधार का जो क्षेत्र था वो दोनों के बीच एक लड़ाई का बोन ऑफ कंटेंशन था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, लाल बलुआ पत्थर से। ऑप्शन डी। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया।
शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से, जो मैंने आपको बताया। और देखिए, जब जहांगीर इत्माउद्दौला के मकबरे के बाद मार्बल का प्रयोग उसमें काफी होने लगता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। इस किले में के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। दिल्ली गेट आपने देखा होगा, दिल्ली में आज भी है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे किलों की रचनाएं हुई हैं, ताजमहल की, लाल किले की, और इसके अलावा मस्जिदों की भी रचनाएं हुई हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में आपने देखी होगी, वो भी शाहजहां के टाइम की है। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, याद रखिएगा, डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे एन सरकार या जदुनाथ सरकार और वी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल माना है, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वॉर या जजिया, तो दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मिन्हत करनी चाहिए, अल्लाह की राह में मिन्हत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्मयुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे दार इस्लाम के राज्य या दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म पटना में हुआ है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, याद रखिएगा, ठीक है। और कहां पर इनकी मृत्यु हुई? नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। मुगल प्रशासन में मुहतासिब था। क्या था मुहतासिब? ये लोक आचरण अधिकारी था, ऑप्शन सी। मुगल प्रशासन में मुहतासिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसके कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं का निवास निषिद्ध कर दिया था। वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? शैतानपुरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या नाम रखा गया? शैतानपुरी। मुगल प्रशासन में मदद ए माश क्या इंगित करता है? मदद ए माश मतलब जो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी, ठीक है, मदद ए माश इसको बोला जाता है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूरगाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सयूरगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का भी यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ रुपए के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस यानी मशहूर सिंहासन भी ईरान ले गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन ले गया था? नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1739 में। उस समय भारत का राजा कौन होता है? मोहम्मद। तो आखिरी व्यक्ति था जो उस पर बैठा था, क्योंकि उसके बाद वो भारत में रहा ही नहीं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। और कौन सा वजीर? वजीर याद रखिएगा, वजीर गाजीउद्दीन। हो सकता है आपसे घुमा के पूछ ले। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका।
शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। तो देखिए यही था हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास के लगभग 80 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए, जो कि आपकी बीपीएससी की सारी परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं। आई होप आपके ये रिवीजन में काफी हेल्पफुल साबित होगा, और अगला पार्ट मैं आधुनिक भारत के इतिहास का लेकर आऊंगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।